हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी सुपर सपोर्टर्स के लिए चैलेंजेस एंड इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया का पार्ट 5, ठीक है, जिसमें हम यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए और एज़ यूजुअल मैं बोलती हूँ कॉपी पेन लेकर नोट्स ज़रूर बना लीजिए। ठीक है, बिना कुछ देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखिए, इसमें लिखा हुआ है व्हाट आर द मेन क्वालिटीज अ टीचर शुड हैव। ठीक है, इस तरह के जनरल क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। कई बार इसमें नॉट लगा देते हैं और कुछ क्वालिटीज़ यहाँ पे मतलब अपोजिट लिख देते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है कि ये सभी यहाँ पे एक अच्छे टीचर की क्वालिटी है। एजुकेशनल क्वालिटी, वोकेशनल क्वालिटी, पर्सनालिटी और रैपो, मतलब कि जो एक रिलेशनशिप होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो एक गुण उनको होना चाहिए कि वो एक रिलेशनशिप एक हेल्दी रिलेशनशिप हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक टीचर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 एक कथन है जिसका कथन ये है, कीपिंग द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस ऑफ द पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री अंडर डिजायरेबल लिमिट्स एंड इनकॉर्पोरेटिंग द यूनिटी ऑफ इंडिया इन देम। ठीक है, अगर नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड आपके सिलेबस में है, उसमें अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, या एक जनरल भी अगर रिलेटेड आता है यूनिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये एक कोट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे देखिए, व्हाट आर द स्किल्स ऑफ प्री स्कूल टीचर्स। जो प्री स्कूल टीचर हैं, ठीक है, उनको क्या क्या मतलब उनके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको बताया। उनको एकेडमिक स्किल होनी चाहिए, पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्योंकि आप छोटे बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो आप हर चीज़ को एक क्रिएटिव करके पढ़ाएंगे जिससे कि बच्चों को इंटरेस्ट उसमें बना रहे। इंस्ट्रक्शनल स्किल, आपको बच्चे को इंस्ट्रक्शन देना भी एक बेहतर तरह से आना चाहिए, क्योंकि बड़े बच्चों को तो आप कैसे भी इंस्ट्रक्शन दे दें, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनकी रहती है। बट अगर यहाँ प्री स्कूल के बच्चों की बात करें, छोटे बच्चों की बात करें, उनको किस तरह से आपको कहना है, प्यार से कहना है, एक फन वे में कहना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए, ITEP का फुल फॉर्म क्या है। ITEP का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ ऐड ऑन करती हूँ। तो जो आपका इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। किसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है? NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। किसके अंतर्गत ही आता है? नई शिक्षा नीति 2020 में आई है। ठीक है, उसके अंतर्गत इसमें ITEP में ये बात की गई है 4 ईयर के, ये इनके हिसाब से ये मेजर कोर्सेज बनाएंगे। ठीक है, जिसमें जैसे BSc प्लस B.Ed, BCom प्लस B.Ed, उसके बाद आपका आ जाएगा BA प्लस B.Ed। ठीक है, इस तरह के 4 ईयर के इंटीग्रेटेड, तो इसमें 4 ईयर के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाए जाएंगे ऐसे शिक्षकों को जो 12th के बाद कि भाई हमें टीचिंग फील्ड में ही जाना है। तो उससे क्या होगा, उनका 1 साल सेव हो जाएगा। अदरवाइज आप ग्रेजुएशन करते हैं 3 साल, उसके बाद 2 साल का आपका B.Ed का प्रोग्राम होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि उन्होंने 4 ईयर का ये है, इसमें मैंने आपको बता दिया काफ़ी सारी चीज़ें इसमें, तो ये है बात। आगे बढ़ते हैं, ये तो है लॉन्च बाय NCTE। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देखिए, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम 1, जो कि आपकी पूर्व प्राथमिक से प्राथमिक तक के लिए चलाए जाने वाली नवीन पाठ्यचर्या है। ठीक है, एंड ITEP 2, जो कि एक न्यू करिकुलम है, सेकेंडरी टू सीनियर। तो यहाँ पे दोनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डकार में आयोजित शिक्षा सम्मेलन में शिक्षण शास्त्रीय पद्धति के विकास पर बल दिया गया, यह किस वर्ष आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको ऐड ऑन कर लेना चाहती हूँ। डकार क्या है? डकार एक कैपिटल है, राजधानी है, किसकी है? सेनेगल नाम का एक देश है जो कि वेस्ट अफ्रीका में है। ठीक है, वेस्ट अफ्रीका में सेनेगल नाम का देश है, वहाँ की कैपिटल है डकार। ठीक है, DAKAR, आप हिंदी में डकार कह लीजिए, इंग्लिश में दकर कह लीजिए, जो भी करिए, इसकी स्पेलिंग है ये DAKAR। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वर्ल्ड एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, कब हुआ था? अप्रैल 2000 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका 2000। ठीक है, तो डकार में क्या था? वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुआ डकार में अप्रैल 2000 में। ठीक है, तो यहाँ लिखा है फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट। ठीक है, जो नई सेंचुरी है 2000, जो नई सेंचुरी है शिक्षा के क्षेत्र में, ये पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक इवेंट था। ठीक है, और
इस इवेंट में अडॉप्ट किया गया डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एजुकेशन फॉर ऑल, EFA एजुकेशन फॉर ऑल, मीटिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट्स। ठीक है, और इसमें ये चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको क्योंकि आपको थियरी तो बहुत ज़्यादा इस पर लिखनी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, बेसिकली बात की गई है 6 रीजनल EFA 6 रीजनल एजुकेशन फॉर ऑल फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया। तो जो 6 जो रीजनल एरियाज़ हैं वो क्या है, सब सहारा अफ्रीका, पॉइंट नंबर 1, 2 है अमेरिका, तीसरा है अरब स्टेट्स, चौथा है एशिया एंड पैसिफिक, पांचवा है यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, छठा है E9 कंट्रीज़। ठीक है, बहुत डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया कि बहुत सारे कंसर्निंग एरियाज है शिक्षा से जुड़े हुए, जैसे कि बेसिक एजुकेशन पे काम करना है, अर्ली चाइल्डहुड केयर पे काम करना है, स्कूल के बारे में देखना है, विमेन और गर्ल्स एजुकेशन की बात करनी है, अडल्ट लिटरेसी, बहुत सारी चीज़ें शिक्षा से ही जुड़ी हुई। इन चीज़ों पे इन्होंने बात की कि भाई जो 6 रीजनल एजुकेशन फॉर ऑल जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ हैं वो लोग काम करेंगे, और इसका टारगेट ईयर रखा गया था 2015। ठीक है, आई डोंट थिंक इतना डिटेल में आएगा, बट आप बस ये याद रख लीजिए कि ये कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, बस आप याद रख लीजिए कि ये कहाँ हुआ था, और थोड़ा सा जो एक ब्रीफ मैंने दिया है वो समझने के लिए दिया है ताकि आपको ये याद हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ देखिए, OER का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में ओपन मतलब खुला, बिल्कुल एक्सेस उसका फ्री है, एजुकेशनल मतलब शिक्षा से जुड़ा हुआ, रिसोर्सेज मतलब संसाधन। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में जो फ्री एक्सेस आपको मिलेगा, जितने भी रिसोर्सेज हैं जो आपके ओपन में अवेलेबल है वो आपके मिल जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है, चाहे इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, या तो डिजिटल हो या तो प्रिंटेड हो, दोनों ही मतलब अगर रिसोर्सेज अवेलेबल है तो उसको हम ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज बोलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजिटल ही ओपन एजुकेशनल रिसोर्स होगा। जैसे इसमें कोर्सवेयर है, एक वेबसाइट है, ल्यूमेन लर्निंग है। ठीक है, आपके जो टेक्स्ट बुक हैं, कुछ वीडियोस हैं, ये सब आपके आ जाएंगे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में। ठीक है, और मुझे लगता है आपका जो पाठशाला वगैरह जहाँ से आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सब भी आपका इसमें आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, ठीक है, किस ईयर तक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स विल बी डेवलप। ठीक है, इसका सही आंसर है 8वें का 1 2022 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, परख का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं परख का फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट्स का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्च किया गया था, इट वाज लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत इसकी बात की गई, और ये इंडिया का पहला नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर है। ठीक है, इंडिया का पहला नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर है, याद रखिएगा। ठीक है, एम इज टू सेटअप असेसमेंट गाइडलाइंस फॉर ऑल बोर्ड्स टू एडवाइज स्कूल बोर्ड्स रिगार्डिंग न्यू असेसमेंट पैटर्न। ठीक है, तो जो भी असेसमेंट करना है उसके रिगार्डिंग ये एक परख की स्थापना की गई नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत। इट विल एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी, तो ये एनसीईआरटी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, रिमेंबर रखिएगा, एनसीटी के अंदर नहीं, एनसीईआरटी के अंदर है। कमेंट में लिख के बताइए एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई। इसमें लिखा है इट विल वर्क ऑन 3 मेजर असेसमेंट एरियाज। पहला क्या है, लार्ज स्केल असेसमेंट, दूसरा है स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA जिसको बोलते हैं, तीसरा है एग्जामिनेशन रिफॉर्म। ठीक है, तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए इतना बहुत डीप में, बट ये आ सकता है परख का फुल फॉर्म बताइए। परख किसके अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट एक्ट करेगा, एनसीईआरटी के अंतर्गत। तीसरा क्वेश्चन है कि परख भारत का पहला नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर है। चौथा क्वेश्चन है कि ये किस शिक्षा नीति के अंतर्गत लॉन्च किया गया। पांचवा क्वेश्चन है कि परख को क्यों लाया गया, भाई असेसमेंट करने के लिए, मेन इनका काम है असेसमेंट करना। ठीक है, तो ये तो आपके मतलब इस जो इसका फुल फॉर्म है इसी में काफ़ी सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिए 10 लिखा हुआ है, एक कथन है शिक्षा से रिलेटेड। प्रेजेंट प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन आर मोस्टली ट्रेडिशनल, रिजिड एंड अनकनेक्टेड विद द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द स्कूल एंड द प्रेजेंट और प्रपोज प्रोग्राम ऑफ एजुकेशनल रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, काफ़ी सारी बातें इन्होंने कह दी और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक प्रेजेंट सिनेरियो में भी बहुत सारी चीज़ें में अभी बदलाव की ज़रूरत है। अगर एनसीएफ 2005 में आपने पढ़ा होगा, एनसीएफ 2005 की रिकमेंडेशंस को अच्छे से इंक्लूड कर दिया जाए या पुरानी जो भी इम्पॉर्टेंट कमीशंस थे उनके रिकमेंडेशंस को, तो नई शिक्षा नीति के मेरे हिसाब से तो कोई ज़रूरत नहीं थी। खैर ये कथन कहा है कोठारी कमीशन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन शुड बी देयर इन द स्कूल फॉर द स्टूडेंट। तो भाई यहाँ पे किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, हर तरह की फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होनी चाहिए, मॉरल एजुकेशन की भी बात होनी चाहिए, स्पिरिचुअल भी होनी चाहिए। ठीक है, सारे यहाँ पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिसेस ऑफ क्लासरूम प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट रिकैप, इनकरेजिंग ग्रुप वर्क, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे 7 चारों ही ऑप्शन सही है। इस तरह के जनरल क्वेश्चंस देखिए बहुत इजीली हैं, आप बिल्कुल खुद को इमेजिन करके कर सकते हैं। जो जनरल क्वेश्चन है तो क्लास में क्या बिहेवियर होना चाहिए, बच्चों को क्या पनिशमेंट देने चाहिए, जो एक जनरल क्वेश्चन होते हैं जिसको बेसिकली मेरे हिसाब से जो टीचिंग एप्टीट्यूड टाइप के होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप अपना लॉजिक लगा करके कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशनल इंटीग्रेशन। तो पहला ऑप्शन है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, उसके बाद नॉलेज ऑफ डिफरेंट कल्चर, सोशल नेशनल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये सभी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन 14 दिया है, एक कथन है एक्चुअली द स्टडी ऑफ इंग्लिश वॉज द रॉयल वे टू सक्सेस द ब्लैक बॉटम कवर्ड ऑक्यूपेशन लीडिंग टू गुड इनकम एंड इंपॉर्टेंट पोजिशन इन द सोसाइटी। ये कथन है, इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हाउ मेनी एस्पेक्ट्स आर देयर टू चेक द इफेक्टिवनेस एंड सूटेबिलिटी ऑफ टीचिंग मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे इसके 2 एस्पेक्ट की बात की गई है। ठीक है, कि टीचिंग मेथड है उसकी इफेक्टिवनेस और सूटेबिलिटी को चेक करने के कितने पहलू हैं, 2 पहलू हैं, यहाँ पे इसकी बात भी की गई है। तो पहला स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पहला है द टीचर्स ओन स्टाइल इन विच ही और शी यूजेस द मेथड, और मेथड दूसरा है स्टूडेंट्स का ओन वे ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। कोशिश की गई है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे मैं बताऊँ। ठीक है, बट फिर भी अगर काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं तो मेरे वीडियो के साथ ये रिकमेंडेड है। हर बार बोलती हूँ कि मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे ही सिर्फ वीडियो देख कर जाइए। ठीक है, मतलब होता है मैं इंपॉर्टेंट कवर करती हूँ तो इसलिए एग्जाम में वो आते हैं क्वेश्चंस, बट मैंने कभी नहीं बोला है कि मैं आपको पूरा कोर्स कवर करूँगी, क्योंकि पूरा कोर्स कह सकते हैं कि यहाँ कवर करना ये मतलब अभी तो मेरी भी स्टडी चल रही है और प्रैक्टिकली एक पर्सन के लिए सारे सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट कोर्स को पूरा कवर करना मुश्किल है। लेकिन हमेशा इस बात पे ध्यान दीजिए कि आप कॉन्सेप्ट अगर पढ़ते हैं तो आज नहीं तो कल हमेशा, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की तो आपको वो सेकंड में काम आएगी, सेकंड में की थर्ड में काम आएगी। ये एक हायरार्की मेंटेन्ड है। बीएड की पढ़ाई आपने अच्छी से की तो सीटेट में बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पेडागोजी वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें पहले के पढ़ी हैं। तो बेसिक यही है कि जैसे ही आपको शिक्षक बनना है तो बेसिक क्या है, आप बीएड करिए या कोई भी और टीचिंग कोर्स करिए। उसके बाद वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से करनी है जो आप एंट्री ले रहे हैं। कहते हैं ना कि जैसे जो एलिमेंट्री की बात करते हैं जिसको बोलते हैं FLN, फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी। अगर छोटे बच्चों की बात करें तो भाई अगर वो फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी उनको नहीं आती है, लिखना पढ़ना समझना और अंकगणित नहीं आती है, तो आगे की पढ़ाई उनके लिए मुश्किल है। तो ये भी बिल्कुल ऐसे, हमें शिक्षक बनना है तो हमें क्या करना है, जो बीएड के कोर्सेज है, जो सब्जेक्ट्स, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक है और मैं चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें मैं यहाँ बताती हूँ अपने अनुभव से बताती हूँ, और उम्मीद रखती हूँ कि आप जो भी वीडियोस यहाँ पे देख रहे हैं आप इन चीज़ों को अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने जो प्रैक्टिकल लाइफ में उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। और इससे सिर्फ आपका भला नहीं होगा, आपसे जुड़े हुए लोगों का भला होगा। आपके घर में भी जो छोटे भाई बहन है या फ्रेंड्स हैं या जिनसे भी आप बात करते हैं, अगर एकदम खुले विचार रख के चीज़ों को शेयर करेंगे, अपने नॉलेज को बांटेंगे, तो ज्ञान बांटने से उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो ये है, कहते हैं ना कि मैं इस चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ कि मछली
पकड़ के देने से बेहतर है मछली पकड़ना सिखा देना, ठीक है। तो वो मैं बहुत चीज़ें इसमें बिलीव करती हूँ और मैंने ये सारी चीज़ें भी अपने जीवन में सीखी हैं, ठीक है। इसलिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ नई नई चीज़ें सीखने की। थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज आई एम एन एवरेज स्टूडेंट कह सकते हैं, तो इट इज़ टाइम टेकिंग फॉर एवरेज स्टूडेंट। टैलेंटेड हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, बट ऐसा नहीं। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो अगर आप स्लो लर्नर भी हैं तो भी आप कछुए की गति से चल के आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा लेट ही सही, लेकिन मंजिल तक पहुंचेंगे ज़रूर। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ अपने अनुभव बता रही हूँ, और कल को आप लोग भी एक अनुभवी शिक्षक बनेंगे, अनुभवी प्रोफेसर बनेंगे, तो आप भी ये चीज़ें अपने छात्रों को बताएंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। आप इस एग्ज़ाम के लिए आज साथ में फ्यूचर में आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए, फ्यूचर जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे अच्छे पदों पे सिलेक्टेड हों और फिर आगे जाके यही सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ अपने अनुभव से, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल से जुड़े रहिए। बीएड के बाद भी जुड़े रहना है, ऐसा नहीं है कि बीएड ख़त्म हो जाना है चले जाना है, ठीक है। बीएड से बाद भी जुड़े रहिए, टेलीग्राम ग्रुप में बने रहिए। और आप लोग से बहुत उम्मीदें हैं कि टेलीग्राम ग्रुप एक फ्री ग्रुप है, ठीक है। वहाँ पे आप लोग जूनियर्स की हेल्प कर सकते हैं अपने फ्री टाइम में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन लोगों ने स्पेशल नोट्स बनाया, आप लोग के लिए स्पेशल थैंक्स। और या अगेन ऑल द बेस्ट।